हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A और ये है रिलेटेड भारतीय राजनीति से। टैक्स देखिए इसका जो है ये किससे रिलेटेड है करंट अफेयर, समान अध्ययन पेपर 2 से। टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड है तो भारतीय संविधान से, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप से, भारत और इसके पड़ोसी देश से। तो इन सब टॉपिक से ये रिलेटेड है। प्रीलिम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम प्रीलिम्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए संविधान पीठ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नागरिकता अधिनियम 1955, असम समझौता, नागरिकता, इन सब से रिलेटेड है प्रीलिम्स के लिए। देखिए मेंस के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और निर्धारण, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन, तो ये पूछ सकता है मेंस में। और लिया कहाँ गया है ये न्यूज़, तो स्रोत है इसका द हिंदू से लिया गया है। आगे देखिए चर्चा में क्यों है ये, तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A संवैधानिकता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई। आगे है संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मात्र धारा 6A की वैधता की जांच करेगी, न कि असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC की। आगे देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A में क्या लिखा है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की पृष्ठभूमि क्या है। वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के हिस्से के रूप में धारा 6A को अधिनियमित किया गया था। असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था जिसका उद्देश्य बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकना था। आगे है कि वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते द्वारा विशेष रूप से असम के लिए वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से पूर्व बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है। आगे है यह विशेष रूप से 25 मार्च 1971 जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पता लगाने तथा उनका निर्वासन अनिवार्य करता है अनिवार्य करता है। नेक्स्ट है धारा 6A इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के समक्ष विशिष्ट ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय चुनौती को संबोधित करती है। तो हम देख लिए धारा 6A की पृष्ठभूमि क्या है। अब जो धारा 6A है इसका प्रावधान एवं इसका क्या निहितार्थ है, तो वो हम देखेंगे। धारा 6A ने असम के लिए एक विशेष प्रावधान किया जिसके द्वारा 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के व्यक्तियों को उस तिथि के अनुसार भारत का नागरिक माना जाता था। आगे कह रहा है कि इसके धारा 6A के अनुसार भारतीय मूल के व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के असम से आए थे और जिनके विदेशी होने का पता चला था, उन्हें अपना पंजीकरण कराना था तथा कुछ शर्तों के अधीन 10 साल के निवास के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी। आगे है 25 मार्च 1971, यहाँ पे देखिए 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाना था और कानून के अनुसार उन्हें निर्वासित किया जाना था। अब इसमें चुनौतियाँ क्या आई, तो वो देख लेते हैं। संवैधानिक वैधता अनुच्छेद 6, तो हम देखेंगे क्या है संवैधानिक वैधता अनुच्छेद 6 के अकॉर्डिंग। तो याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएगा यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। नेक्स्ट है इससे प्रावधान की कानूनी और संवैधानिक वैधता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती है। अब देखेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में।
अनुच्छेद 14 क्या है? आलोचकों का तर्क है कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो समता के अधिकार को गारंटी देता है। इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह विशिष्ट नागरिकता मानदंडों के चलते असम को अलग करता है। आगे है, यह प्रावधान केवल असम पर लागू है और चयनात्मक आवेदन प्रवासन के समान मुद्दों का सामना करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में समान व्यवहार और निष्पक्षता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। अब इसका देखेंगे जनसांख्यिकीय प्रभाव। कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासियों के आमद बढ़ाने में योगदान देने के लिए धारा 6A के तहत नागरिकता देने की आलोचना की गई है। चिंताएं अवैध प्रवासन को प्रोत्साहित करने के अनपेक्षित परिणाम और राज्य में जनसांख्यिकीय संरचना पर इसके परिणामी प्रभाव पर केंद्रित है। ये भी चिंताएं हैं। आगे है, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 6A के तहत असम में प्रवासी आबादी को नागरिकता प्रदान करना अवैधता को बढ़ावा देना है। इसका दावा है कि इन व्यक्तियों को नागरिकता के रूप में मान्यता देने वाले इस प्रावधान का कई गुना प्रभाव देखा गया है, जिससे निरंतर वृद्धि ही हुई है। आगे है सांस्कृतिक प्रभाव। अब इसका हम सांस्कृतिक प्रभाव देखेंगे क्या है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्ष 1966 और वर्ष 1971 के बीच सीमा पर प्रवासियों को दिए गए लाभों को से असम की सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने वाले आमूलचूल जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं। देख लिए हम इसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। अब देखेंगे नागरिकता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नागरिकता क्या है। नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी स्थिति एवं संबंध है, जिसमें विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं। संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं नागरिकता के संबंध में। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के पहलुओं से संबंधित है, जैसे जन्म, वंश, समीकरण, रजिस्ट्रीकरण और त्यजन व पर्यवसान द्वारा नागरिकता का अर्जन। नागरिकता संविधान के संघ सूची में सूचीबद्ध है तथा इस प्रकार यह संसद की अनन्य विशेष अधिकारिता के अंतर्गत है। आगे है नागरिकता अधिनियम। अब देखेंगे नागरिकता अधिनियम है क्या, कब कब आया था, उसके बारे में। नागरिकता अधिनियम भारत में नागरिकता के मामलों को विनियमित करने के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। नागरिकता अधिनियम 1955 को इसके अधिनियमित होने के बाद से 6 बार संशोधित किया गया। ये संशोधन वर्ष 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019 में किए गए थे। नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में किया गया था, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों के कुछ अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था। आगे हम देखेंगे विधिक दृष्टिकोण नागरिकता के बारे में। अब देखिए, इससे जो एक रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा में विगत वर्ष में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में ये क्वेश्चन आया था। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। सिर्फ कौन सा सही है? सिर्फ ए सही है। पहला सिर्फ सही है, बाकी ये भी गलत है कि केवल वही राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जन्म से जो जन्म लेगा वही राष्ट्राध्यक्ष होगा। और इसमें भी गलत है कि जो किसी भी परिस्थितियों में वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। अगर वैसी वो आतंकवादी निकल जाए तो उसकी नागरिकता तो ख़त्म कर ही दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंट अफेयर है कृषि से रिलेटेड है। क्या है करेंट अफेयर? विश्व मृदा दिवस 2023 मनाया गया। किस पेपर से रिलेटेड है? तो ये यूपीएससी के पेपर समान अध्ययन 3 से रिलेटेड है। और इसका टॉपिक क्या है? पर्यावरण, प्रदूषण और गिरावट, संरक्षण, भूमि संसाधन। ये समान अध्ययन पेपर 3 का टॉपिक है। पेपर 2 का भी टॉपिक है इससे रिलेटेड, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान।
तो ये पेपर 2 से भी रिलेटेड हो जाएगा। अब देखिए प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये, तो प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में विश्व मृदा दिवस के बारे में पूछा जा सकता है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के बारे में पूछा जा सकता है, खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ IUSS, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस के लिए विश्व मृदा दिवस, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, मृदा संरक्षण, इन सब के से रिलेटेड मेंस के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए ये न्यूज कहाँ से लिया गया है, तो ये न्यूज़ लिया गया है, इसका स्रोत है हिंदुस्तान टाइम्स से ये। अब आगे देखेंगे चर्चा में क्यों है ये न्यूज, विश्व मृदा दिवस 2023। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाता है। अगस्त 2023 में अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन तथा प्रस्तुत की गई तकनीकी रिपोर्ट में मृदा में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर पर भारत में व्यक्तियों के पोषण संबंधी देखभाल के बीच संबंध को दर्शाया गया है। विश्व मृदा दिवस आगे क्या है, विश्व मृदा दिवस के बारे में, यह खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और अन्य मुद्दों के समाधान हेतु सतत मृदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रति थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज की आजीवन वचनबद्धता तथा उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस IUSS ने वर्ष 2022 में इस दिवस की सिफारिश की थी। खाद्य एवं कृषि संगठन मृदा संरक्षण पर वैश्विक भागीदारी के ढांचे के भीतर थाईलैंड साम्राज्य के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले एक मंच के रूप में WCD की औपचारिक स्थापना का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 5 दिसंबर 2014 के पहले आधिकारिक मृदा दिवस के रूप में नामित किया गया था। वर्ष 2023 की थीम थी मृदा और जल जीवन का एक स्रोत, सॉइल एंड वाटर सरफेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है अध्ययन के अनुसार मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों और व्यक्तियों के पोषण की स्थिति के बीच क्या संबंध है। तो मृदा संरचना और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण हम ये देख लेते हैं। मृदा की संरचना का फसलों में जिंक और लोहे जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पौधे इन पोषक तत्वों में मृदा से अवशोषित करते हैं तथा मृदा में उनकी उपलब्धता भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करती है। आगे है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्या है मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए मृदा में जिंक का निम्न स्तर बच्चों में बौनेपन और कम वजन की स्थितियों की उच्च दर से जुड़ा है। जिंक शारीरिक विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा में लौह तत्व की उपलब्धता एनीमिया की व्यापकता से संबंधित है। आयरन हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है जो शरीर में ऑक्सीजन संवहन के लिए आवश्यक है। उन क्षेत्रों में जहां मृदा में पर्याप्त जिंक, लौह एवं अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, ऐसी मृदा में उगाई जाने वाली फसलों का उपयोग करने वाले आबादी से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है सुझाए गए समाधान। अब इसके लिए एक समाधान क्या सुझाया गया है, तो ये देख लेते हैं क्या समाधान है। जिंक की कमी वाली मृदा पर फसलों में जिंक के प्रयोग से धान, गेहूं, मक्का और जई के उपज केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरक के प्रयोग की तुलना में 75% अधिक बढ़ जाती है। जिंक समृद्ध उर्वरक के प्रयोग के बाद 3 से 4 वर्षों तक मृदा में जिंक का स्तर बढ़ सकता है। इसका अर्थ है कि यह प्रभावी दीर्घकालिक हस्तक्षेप हो सकता है। इसमें अन्य समाधानों की तुलना में कम अल्पकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। आगे है भारत में मृदा में पोषक तत्वों की कमी की स्थिति क्या है। भारत में मृदा में पोषक तत्वों के कमी की स्थिति क्या है, तो देखिए भारत में मृदा लंबे समय से नाइट्रोजन और फास्फोरस की व्यापक कमी का सामना कर रही है। 1990 के दशक में पोटेशियम की कमी अधिक देखी गई और 2000 के दशक में सल्फर की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत मृदा और पौधों के में सूक्ष्म एवं माध्यमिक पोषक तत्वों और प्रदूषक तत्वों AICRP MSP पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना इससे जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा 28 जनवरी से 0.2 मिलियन मृदा के
नमूनों के विश्लेषण को दर्शाती है। जिंक की कमी, भारत में लगभग 36.5% मृदा में जिंक की कमी है। आयरन की कमी, देश की लगभग 12.8% मृदा में आयरन की कमी है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक तथा आयरन की कमी से अतिरिक्त शोध एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को इंगित करता है। नेक्स्ट देखिए है 2023, यहाँ पे देखिए 23.4% मृदा में बोरोन, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए। हाँ, तो आगे है भारत की लगभग 36.5% मृदा में जिंक की कमी है। यानी कि भारत की मृदा में जो जिंक की कमी कितना है, तो 36.5% मृदा में जिंक की कमी है और 12.8% मृदा में आयरन की कमी है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो मृदा में होते हैं वो उसकी भी कमी है। ये शोध जो किया गया उस शोध से पता चलता है। तो देखिए अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो किसकी कमी है, तो बोरोन की कमी है 23.4%। भारत की मृदा में बोरोन की कमी है। 4.20% मृदा में तांबे की कमी है। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और जो मैग्नीज की कमी है भारत की मृदा में वो है 7.10%। भारत की मृदा में मैग्नीज की कमी है। नोट में दिया गया है इसको याद रखने के लिए कि जो ये संस्थान है AICRP और MPSC को संपूर्ण देश की मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 1967 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2014 में भारत से उक्त परियोजनाओं में मृदा स्वास्थ्य एवं मानव स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो देखिए पेपर में ये जो AICRP MPSC जो है ये पूछा जा सकता है कि भारत की मृदा में कमी का विश्लेषण कौन करता है, तो AICRP MPSC ये भारत की मृदा में कमी का विश्लेषण करता है। आगे देखिए है कि धारणीयता के लिए मृदा केंद्रित कृषि अपनाने हेतु क्या किया जा सकता है। धारणीयता के लिए मृदा केंद्रित कृषि अपनाने हेतु क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले संरक्षण कृषि तथा कुशल खेती तकनीक सीखना होगा। इसमें क्या है, मृदा के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य की बहाली के लिए जुताई न करने, नो टिल के साथ ही अवशेष, गीली घास तथा फसल चक्र जैसी संरक्षण कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पारंपरिक उर्वरक छिड़काव के बजाय बीज सह उर्वरक ड्रिल यंत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए है विविधता तथा नवीनता को अपनाना। विविधता तथा नवीनता को अपनाना, आवरण फसलों, कवर क्रॉप्स, मल्च बनाना, मल्चिंग, कृषि वानिकी तथा भूमित्र क्या है बायोमित्र व कृषि रास्ता जैसे स्मार्ट मृदा संसाधनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए है उन प्रथाओं को बढ़ावा देना, यहाँ है उन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो पृथक्करण को बढ़ाती है, फसलों में विविधता लाती है, अवशेष को जलाने की समस्या का समाधान करती है तथा प्रौद्योगिकी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सटीक खेती को अपनाती है। AI के साथ सटीक खेती को अपनाती है। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे मृदा में पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। आगे दिया है कि पुनर्स्थापन और पुनर्ग्रहण विधियाँ। कार्बन कृषि का समर्थन करना, लवणीय या क्षारीय मृदा को पुनः प्राप्त करना एवं रासायनिक इनपुट को कम करते हुए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को नियंत्रित करना। कुशल उर्वरक छिड़काव के लिए यांत्रिकरण का उपयोग करना तथा बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खादों को एकीकृत करना। नेक्स्ट देखिए है मृदा स्वास्थ्य में सुधार के क्या पहले हैं। यह देखिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार के क्या पहले हैं। सबसे पहले है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैविक कृषि, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डिजिटल कृषि, कार्बन कृषि, उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना। तो ये देख लिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या क्या पहले हैं, तो ये सारे पहले किए गए हैं। निष्कर्ष हम लास्ट देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है,
अस्थायी भूमि प्रबंधन, जैव विविधता और शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देकर विश्व मृदा दिवस पृथ्वी के अस्तित्व में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह आने वाले पीढ़ियों के लिए समृद्ध तथा टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने एवं वृद्धि स्वास्थ्य को संरक्षित व बहाल करने हेतु ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। नेक्स्ट देखिए है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो क्वेश्चन आया था उसके वो देख लेते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। भूरी वन मृदा, बिदरी फीसर, ज्वालामुखीय चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट सेल और चूना पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिदरी फीसर ज्वालामुखीय चट्टान से भारत में कपास मृदा की रचना हुई। आगे देखिए है इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा या काली मृदा या काली कपास मृदा भी कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए आदर्श है। काली मृदा के निर्माण के लिए मूल चट्टान सामग्री के साथ साथ जलवायु परिस्थितियां महत्वपूर्ण कारक है। काली मृदा उत्तर पश्चिम दक्कन के पठार पर फैले दक्कन उद्देदन या ट्रैप बेसाल्ट क्षेत्र की विशेषता है। और लावा प्रवाह, बिदरी ज्वालामुखीय चट्टान, लावा प्रवाह मतलब बिदरी ज्वालामुखीय चट्टान, यानी ज्वालामुखी से जो गैस लावा ऊपर आता है वो बिखर जाता है, उससे जो चट्टान बन जाती है उसी को कहा जाता है लावा प्रवाह या बिदरी ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ ही हिस्से शामिल हैं। काली मृदा गोदावरी एवं कृष्णा के ऊपर क्षेत्र को और अधिक यहाँ पे देखिए कृष्णा के ऊपरी क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के हिस्से को भी कवर करती है। आगे क्या है यहाँ पे देखिए, कवर करती है। आगे है नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से काली मृदा चूना, लोहा, मैग्नीज और एल्यूमिना से समृद्ध होती है। इसमें पोटास भी होता है लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। मृदा का रंग गहरे काले से लेकर भूरा तक होता है। नेक्स्ट है भारत की लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यहाँ देखिए भारत के लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में कौन सही है? तो ये देखिए ए दिया हुआ है, साधारणतः लाल रंग होता है, यह नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध है। उसका स्थान और उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है। नेक्स्ट है इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इसमें से कौन सही है? तो आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये पहला सही है, यह साधारणतः क्या होती है? लाल होती है। और चौथा सही है, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नेक्स्ट है देखिए